वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का प्रणाम। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही ये आशा करता हूं कि वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर छात्रोपयोगी कुछ वस्तुएं उनमें प्राप्त होती हैं, छात्रोपयोगी सामग्री प्राप्त होती है, तो कृपया वीडियोज को लाइक करना, शेयर करना न भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ लकारों के भेद लेकर के, यानी लकार होते क्या हैं और लकार की परिभाषा क्या है, उसके भेद क्या हैं। पहले भी बच्चों द्वारा पूछा जाता रहा कि ये लट लकार, लिट लकार, लंग लकार इत्यादि होते क्या हैं, तो आज हम इन्हीं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। तो बच्चों, बिना देर किए हुए समझते हैं लकार। तो लकार के बारे में आप जानना चाहते थे, काल और लकार। ठीक है। लकार का अर्थ है क्रिया के संपन्न होने का समय, यानी क्रियापदों के जिस रूप से यह पता चलता है, यह ज्ञात होता है कि क्रिया के संपन्न होने का समय क्या है, उसे ही क्रिया का काल कहते हैं। और संस्कृत में क्रिया के काल को ही लकार कहा जाता है। अब बात आती है लकार के भेदों की। लकार अर्थात काल के मुख्यतः तो 3 भेद हैं। आप पहले से भी पढ़ते आए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक। अब संस्कृत में इन कालों को क्रमशः लंग लकार, अब भूतकाल को तो कहते हैं लंग लकार, ठीक है, वर्तमान काल को कहते हैं लट लकार और भविष्यत काल को कहते हैं लिट लकार। ठीक है। इनके द्वारा इनको जाना जाता है। लेकिन इनके अलावा, यानी ये 3 तो हो गए, भूतकाल के लिए लंग लकार, वर्तमान काल के लिए लट लकार और भविष्यत काल के लिए लिट लकार। ठीक। इसके अतिरिक्त तीनों लकारों के अतिरिक्त आज्ञार्थक और विधि अर्थक काल भी होते हैं। यानी एक तो हो गया आज्ञार्थक काल, ठीक है, और दूसरा हो गया विध्यर्थक। ठीक है, विध्यर्थक काल हो गया। तो इनको संस्कृत में कहते हैं, जो आज्ञार्थक होता है इसको तो कहते हैं लोट। ठीक है। और विध्यर्थक जो होता है इसको कहते हैं विधिलिंग। इसमें विधि है तो विधि के साथ विधिलिंग लकार हो जाता है। ठीक है। अब बात आती है, ये 5 प्रकार के मुख्य लकार हो गए आपके सिलेबस में, और इन्हीं लकारों के आगे जाकर 10 भेद होते हैं, किंतु आपके सिलेबस में, आपके जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है वो ये 5 ही लकार हैं। अब बात आती है इन 5 लकारों की। तो सबसे पहले आ गया लट लकार। लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीत रहे समय में, यानी वर्तमान समय में होना पाया जाता है, उसे लट लकार कहते हैं। ठीक है। लट लकार का मतलब हो गया वर्तमान काल। ठीक है। जैसे पठति, पढ़ता है, सह पठति, वह पढ़ता है, ठीक है, सा पठति, वह पढ़ती है, या सा गच्छति, वह जाती है। ठीक है। तो ये हो गया लट लकार। अब आती है बात दूसरे लकार की। भूतकाल में, भूतकाल के लिए हम प्रयोग करते हैं लंग लकार को। ठीक है। तो लंग लकार का मतलब हो गया भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चलता है, उसे लंग लकार कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ठीक है। जैसे रमेशः विद्यालयम् अगच्छत्। ठीक है, अगच्छत्, रमेश विद्यालय गया। रमा अपठत, रमा ने पढ़ा। तो ये सारे जो हैं, ये दोनों उदाहरण जो हैं, ये भूतकाल के ही हैं। उसके बाद में तीसरा आ जाता है लिट लकार। लिट लकार का अर्थ है भविष्यत काल। अब भविष्यत काल का मतलब क्या हुआ कि जिस क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य के आगे आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे हम लिट लकार या भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रामः श्वः विद्यालयम् न गमिष्यति, राम कल विद्यालय नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि राम कल विद्यालय नहीं जाएगा। तो ये गमिष्यति भविष्यत में श, असल में इसमें श आ जाता है, ये पहचान इसकी होती है, और ये लिट लकार की क्रिया है। ठीक है। भविष्यति होगा, गमिष्यति जाएगा, खादिष्यति खाएगा, ये सब इसके रूप होते हैं। उसके बाद आ जाता है, अब जो 5 लकारों में हमने अंतिम 2 लकारों की बात की थी, लोट लकार। लोट का अर्थ होता है आज्ञार्थक काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य करने की आज्ञा, प्रार्थना या आशीर्वाद मिलने का पता चलता है, उसे लोट लकार या आज्ञार्थक कहते हैं। जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो। ठीक है। सदा सत्यम वद, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। तो ये वद जो है, ये लोट लकार की क्रिया है। अब उसके बाद में आता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में आपको जैसे कि पहले ही बताया गया था
कि ये विधिलिंग लकार किसके लिए होता है? जब क्रिया के जिस रूप से चाहिए का भाव प्रकट होता है कि हमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नियम इत्यादि, विधि इत्यादि का पता चलता है, उसे विधिलिंग या विध्यर्थ काल कहते हैं। जैसे प्रातः भ्रमणम कुर्यात्, ठीक है, प्रातः भ्रमण करना चाहिए, अर्थात सुबह सुबह घूमना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, ठीक है। तो चाहिए का अर्थ प्रकट किया जाता है, इसलिए कुर्यात् विधिलिंग की क्रिया है। अब क्रियापदों के भेद होते हैं, परस्मयी पद, आत्मनेय पद और उभय पद, ठीक है। क्रियापद जो आपको भेजे गए थे, भवति भवता इत्यादि, तो परस्मयी पद, उसके बाद होता है आत्मनेय पद और उसके बाद होता है उभय पद। उभय का मतलब दोनों, ठीक है। अब आत्मनेय, ये परस्मयी पद जो है, यहाँ क्रिया के व्यापार का जो परिणाम है वो कर्ता को प्राप्त न होकर अन्य को प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि आत्मनेय पद में केवल कर्ता के क्रिया के व्यापार का जो परिणाम है वो कर्ता तक ही सीमित रहता है, जैसे लभते जायते इत्यादि। और उभय पद में दोनों ही रूप बन जाते हैं, जैसे करोति बनता है तो कुरुते भी बनता है, याचति बनता है तो याचते भी बनता है, ठीक है। तो ये आपके दोनों उभय पद हो गए। अब इसके बारे में और मेरे ख्याल में एक शंका और हो सकती है कि धातु रूप में पुरुष क्या होते हैं। तो पुरुषों में बात आती है, देखिए आपके पास तीन होते हैं, एक तो प्रथम पुरुष, ठीक है, उसके बाद होता है मध्यम पुरुष और फिर होता है उत्तम पुरुष। ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं ना आपके पास, ठीक। तो जिसके बारे में बात की जा रही है वह प्रथम पुरुष का कर्ता होता है, ठीक है। और समस्त नाम, ठीक है, सभी प्रकार के नाम यानी सभी प्रकार के संज्ञाएं और सह तौ ते आदि के द्वारा साथ या साथ ताह के साथ इसका प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे सह पठति, सा पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, ठीक है। अब आ जाती है मध्यम पुरुष की बात। श्रोता को सदा मध्यम पुरुष कहते हैं, यानी जिससे हम फोन पर बात कर रहे हो, आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो, वो हमारा श्रोता हो गया, हमारी बात को सुनने वाला हो गया। तो इसमें त्वम, युवाम, यूयम इत्यादि का प्रयोग इसके साथ होता है, यानी तो, तुम दो और तुम सब, ठीक है, यूयम। अब आ जाती है उत्तम पुरुष की बात। तो उत्तम पुरुष अपने बारे में कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। तो इसमें अपने बारे में यानी मैं अपने बारे में बात करूंगा तो अहम, आवाम और वयम तीन का प्रयोग इसके साथ होता है। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दो और वयम का मतलब हम सब। इसमें श्रोता था तो तम का मतलब तू, युवाम का मतलब तुम दो और यूयम का मतलब तुम सब। इसमें समस्त नाम और सह तौ ते इन तीनों का प्रयोग था, या सा ते ताह इसका भी प्रयोग था। सा का मतलब वह स्त्रीलिंग और ये समस्त नाम, ठीक है। जैसे रमेश पठति, रमेश पढ़ता है, रमा गच्छति, रमा जाती है, सह पठति वह पढ़ता है, तौ पठतः वे दो पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इनका प्रयोग हो गया धातु रूपों के साथ, धातु रूप और पुरुषों का प्रयोग। अब बात आती है कि प्रथम पुरुष के साथ जैसे हम छोटा सा इसका प्रयोग भी देख लेते हैं जरा जरा। सह पठति, सा भी हो सकता है, इसमें सा स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ठीक है। वह पढ़ती है या वह पढ़ता है। फिर तौ पठतः वे दो पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये पठ धातु का रूप ले रहा हूँ, आप किसी भी रूप को इसके साथ लगा सकते हैं, किसी भी धातु को लगा सकते हैं। फिर त्वम पठति, तू पढ़ता है, युवाम पठतः, ठीक है, युवाम पठतः, ठीक है, तुम दो पढ़ते हो, और यूयम पठथ तुम सब पढ़ते हो। फिर आ गया अहम, उत्तम पुरुष ना, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद आया आवाम, पठावह हम दो पढ़ते हैं। और उसके बाद आया वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो ये हो गया उत्तम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष, और इससे ऊपर ये हो गया प्रथम पुरुष, और ये हो गया इसका एक वचन, ये हो गया द्विवचन, और ये हो गया बहुवचन। आप जानते हैं कि संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। तो साथियों, आशा है प्यारे बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये लकार संबंधी जो उनके मन में शंकाएं थी ये शायद समाप्त हो गई हों। और फिर भी यदि कुछ परीक्षा करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहें, इसके बारे में कोई भी शंका हो तो आप टिप्पणी करके पूछ सकते हैं।
वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।